जय श्री राधा कृष्ण। अश्विन पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा आने वाली है हमारे बिहारी जी की प्यारी। इसी दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। इस साल चंद्र ग्रहण के दिन ही यानी 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। लेकिन हर साल शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान में हम खीर रखने की हमारी जो परंपरा है ना, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है और इसलिए इस दिन खुले आकाश में खीर रखने का बड़ा महत्व है। लेकिन अब बड़ी कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा और इसी वजह से लोग सोच रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आज इस वीडियो में आपको साल 2023 में आने वाली शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारियां देती हूँ। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को अश्विन पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। अच्छा, याद रखना 27 अक्टूबर की चतुर्दशी है, इसलिए उस दिन वराह चतुर्दशी की व्रत पूजा भी की जाएगी। इस तिथि को भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करने का विधान है। वराह चतुर्दशी का व्रत पूजा करने से सभी तरह की भूत प्रेत आदि की जो बाधाएं होती है, नजर दोष होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा महोत्सव और कार्तिक स्नान है वो 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार से शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको पूर्णिमा तिथि का थोड़ा समय बता देती हूँ। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग 4:17 AM पे और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 29 अक्टूबर को रात में 1:43 AM पे। उदय तिथि और पूर्णिमा के चंद्रोदय का समय दोनों ही 28 अक्टूबर को मिल रहे हैं, इसलिए 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का जो समय है, चंद्र उदय होने का जो समय है, वो 5:20 पर है। वहीं चंद्र अस्त होने का समय जो है वो 29 अक्टूबर को सुबह 6:18 पे होगा। अच्छा, सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा कथा भी 28 अक्टूबर को ही करी जाएगी। 28 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती और मीराबाई की जयंती भी मनाई जाएगी। ये मीराबाई की लगभग 525वीं जन्म वर्षगांठ है। देखो, ऐतिहासिक रूप से मीराबाई की जयंती पर प्रमाणिक ऐतिहासिक कोई एक रूपता नहीं मिलती है ना, क्योंकि अलग अलग जनों ने अलग अलग बताई है। हालांकि हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को ही मीराबाई की जयंती के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। अच्छा, याद है ना, शरद पूर्णिमा पे ही रास पूर्णिमा होती है। हमारे प्यारे बांके बिहारी जी महाराज साल में सिर्फ इसी दिन बांसुरी धारण करते हैं। सफेद कपड़ों में उजले चंद्रमा की तरह दिखते हैं, है ना। पर देखो, इस बार है ना चंद्र ग्रहण है जो भारत में पूरी तरह दिखाई देगा। इसी से थोड़ा सा उत्सव में थोड़ा रंग में भंग हो रहा है। जो बिहारी जी महाराज की शयन आरती है वो 3:45 तक हो जाएगी और उसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। जो हमारे बिहारी जी महाराज का जो पूरे दिन का शेड्यूल है वो भी आप देखोगे तो उसी हिसाब से चेंज हो गया है और पूर्णिमा में सूतक लगने की वजह से शाम में कुछ भी नहीं होगा। इस दिन पूर्णिमा व्रत भी होगा, इसलिए जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो सूतक लगने से पहले अपने पूर्णिमा का दान पूजा आदि सब कर लेंगे, अपना व्रत भी खोल लेंगे। सूतक काल में व्रती को बिल्कुल कुछ नहीं खाना चाहिए। जो व्रत करने वाले हैं वो स्पेशली इस चीज का ध्यान दे, सूतक काल में बिल्कुल कुछ नहीं खाना। ग्रहण में तो कोई भी नहीं खाता है, बट जो लोग कम मानते हैं इन बातों को वो सूतक काल में तो खा ही लेते हैं, है ना। तो बट जो व्रत रखने वाले हैं वो जरूर इस चीज का ध्यान रखना, सूतक काल में व्रत नहीं खुलता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप व्रत खोलने लगे और फिर आपको अपने व्रत का फल ही ना मिले, ठीक है। ग्रहण होने से ना बहुत सारी जगह पर शरद पूर्णिमा जो महोत्सव है, रास पूर्णिमा जो बनाते हैं, वो अगले दिन 29 अक्टूबर दिन रविवार को भी मनाई जा रही है बहुत सारी जगह पे।
अच्छा, इस साल की शरद पूर्णिमा बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इस बार देखो चंद्र ग्रहण तो है ही, इसी के साथ इस दिन रवि योग, रेवती और अश्विन नक्षत्र होगा। रवि योग और ये जो नक्षत्र है, ये दोनों नक्षत्र बहुत शुभ होते हैं। रवि योग सुबह 6:30 से 7:31 AM तक रहेगा। रेवती नक्षत्र सुबह से लेकर 7:31 AM तक है। इसके बाद से अश्विन नक्षत्र अगले दिन 29 अक्टूबर को सुबह 5:44 AM तक रहेगा। अश्विन नक्षत्र में शरद पूर्णिमा का होना बहुत ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक माना जा रहा है, क्योंकि अश्विन कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं। अब हमने शरद पूर्णिमा की तो चर्चा कर ली, पूर्णिमा तिथि की। अब हम चंद्र ग्रहण की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखो 28 अक्टूबर की रात 1:05 से ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण 2:23 तक रहने वाला है। यानी जो ग्रहण का काल है, ग्रहण का समय है, वो कुल 1 घंटे 18 मिनट का है। लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले 9 घंटे का सूतक लगता है। 9 घंटे पहले से सूतक लग जाता है। इसका मतलब सूतक शाम को 4 बजे से लग जाएगा। ग्रहण का जो स्पर्श है वो रात को 1:05 का होगा। ग्रहण का जो मध्य रात्रि का समय है वो 1:44 पे रहेगा और ग्रहण का जो मोक्ष काल है वो 2:24 पे होगा। ग्रहण का सूतक दोपहर में 4 बजे लग जाएगा। ये चंद्र ग्रहण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भागों से और उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों से दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, मॉरिशस में, सिंगापुर में भी दिखाई देगा। अच्छा, अगर हम सिटीज की बात करें कि भारत में कौन कौन सी सिटी में, तो नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, अहमदाबाद, कोलकाता, वाराणसी, है ना, काठमांडू, टोक्यो, रोम में, बीजिंग में, मॉस्को, पेरिस, लंदन, पाथ और सिंगापुर, जो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिटीज़ है, यहाँ अच्छे से दिखाई देगा, जहाँ से आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अच्छा, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में कोई चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा की शीतल रोशनी में बनने वाली खीर भी इस बार ग्रहण के कारण मध्य रात्रि में नहीं बनेगी। ये संयोग 9 साल के बाद हो रहा है। ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद ही आप खीर बना सकते हैं या खीर को रख सकते हैं। खीर बनाने के लिए गाय के दूध में आप कुशा सूतक से पहले ही जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। मान्यता है कि कुशा डालने से गाय का दूध शुद्ध ही रहेगा, अशुद्ध नहीं होगा। और इसके बाद फिर आप इस दूध की खीर बना सकते हैं। हमारे पास एक बहुत कॉमन प्रश्न पूछा जाता है कि सूतक के समय में ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाए। तो देखो, समझो इस बात को, सूतक के समय कान्हा जी को स्पर्श नहीं किया जाता, किसी भी भगवान को स्पर्श नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें किसी प्रकार का भोग लगाया जा सकता है। इसलिए सभी सेवा कार्य सूतक लगने से पहले ही किए जाएंगे। बिहारी जी महाराज के मतलब वृंदावन में बिहारी जी मंदिर में शयन आरती, जो रात वाली आरती होती है, वो दिन में 3 बजे कर दी जाएगी, ठीक है। और उसी हिसाब से सारे टाइमिंग बढ़ा दिए गए हैं। सूतक शाम को 4:05 पे लगेगा और ये सूतक आधी रात को 2:24 पर ग्रहण खत्म होने के साथ ही खत्म होगा। अब है ना, कई लोग कहते हैं कि जब सूतक शाम को ही लग गया तो कान्हा क्या रात को बिना खाए रहेंगे? तो बिल्कुल ये उन्हीं का आदेश है और हमें ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि सूतक शुरू होने से पहले आप उनके पास कुछ बिस्किट या सूखा सामान रख दो, ये नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं ये अशुद्ध हो जाती है। कई लोगों को भाव होता है, प्रेम होता है, वो क्या करते हैं कि ड्राई फ्रूट या कुछ सूखा सामान रख देते हैं और उसमें तुलसा जी डाल देते हैं और बोलते हैं कि अब ये शुद्ध रहेगा तो आप खा लेना। नहीं, ठाकुर जी वो नहीं खाते, ठीक है। अच्छा, शरद पूर्णिमा में ठाकुर जी को सफ़ेद पोशाक पहनाई जाती है, तो इस बार ठाकुर जी को सुबह ही सफ़ेद पोशाक हम धारण करवा देंगे, वो इसी में सबको दर्शन देंगे। शाम को सूतक काल के समय से कीर्तन आदि आप कर सकते हो, ठीक है, तो हम वो करेंगे। भगवान के मंदिर के पट बंद रखेंगे। अब एक और प्रश्न बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन के है और वो लोग बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि आंगन में हम खीर कब रखेंगे।
तो देखो, सूतक के समय देव प्रतिमा के दर्शन नहीं किए जाते, तुलसी को जल भी नहीं दिया जाता, जोत नहीं जगाते। ऐसे में खीर कैसे रखेंगे, है ना। चांद की रोशनी में ये प्रश्न सबके मन में आ रहा है, तो इस बात को समझो। देखो, सूतक और ग्रहण के समय वायुमंडल में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसी से सूतक और ग्रहण काल में खीर चंद्रमा की रोशनी में नहीं रखी जाएगी। तो अब प्रश्न आता है कि फिर क्या करें। तो देखो, इस विषय में बहुत कंफ्यूजन है, मैं मानती हूँ। अलग अलग लोग इस विषय पे 3 तरह के निर्णय ले रहे हैं। आप भी इन्हीं 3 बातों में से किसी एक को चुनकर उसी हिसाब से कर सकते हो। पहली चीज समझ लो, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें समय और परिस्थिति के हिसाब से कोई भी निर्णय लेके कर्म करना चाहिए। तो अब ग्रहण तो है ही है, तो अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, पहला तो है सूतक लगने से पहले ही खीर बनाकर भोलेनाथ के सामने रख कर उनके शीश पर जो चंद्रमा विराजित है ना, इसी से हम ये सोचते हैं कि भाई उसकी रोशनी उनको मिल जाएगी, और इससे खीर को अमृत रूप बनाने की हम प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से, चंद्रदेव से। फिर सूतक शुरू होने से पहले ही इसे भोग लगा के सब में बांट दी जाती है और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। दूसरा तरीका है कि खीर जब हमारा ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में रखी जाए। तो अब इस विषय पे भी 2 बातें हो रही हैं। खीर सूतक लगने से पहले बनाई जाए या दूध रख लिया जाए, और क्योंकि रात में हमारा ग्रहण खत्म हो रहा है ना, उस समय तो बाजार में आपको दूध मिलेगा नहीं, तो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई आप दूध खरीद के रख लो, उसके बाद ग्रहण जब खत्म हो जाएगा उसके बाद खीर बना लो और तब चंद्रमा की रोशनी में रख लो, क्योंकि जो हमारी मध्य रात्रि का समय है वो 12 से 3-4 बजे तक का बताया गया है। अब इसी में कई लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी अर्धरात्रि में हम खीर कैसे बनाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हो कि खीर सूतक लगने से पहले बना लो, सूतक और ग्रहण काल में उस खीर में कुशा डाल दो, फिर ग्रहण का मोक्ष होने के बाद यानी ग्रहण खत्म होने के बाद उस खीर को चांद की रोशनी में रख दो और सुबह सब लोगों को प्रसाद स्वरूप में बांट दो। कई जगह खीर बनाने की प्रक्रिया आधी रात के बाद यानी ग्रहण पूरा होने के बाद भी शुरू की जाएगी, और सुबह आप इसे अमृत वर्षा के लिए खुले आसमान के नीचे रख सकते हो। तो पूरी तरह से आपका भाव है, आप क्या करना चाहते हो, खीर पहले बनाना चाहते हो या बाद में बनाना चाहते हो। तीसरा हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, बहुत सारी जगह पे अगले दिन 29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आप उस दिन भी ये कर सकते हो। बार बार कह रही हूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है परिस्थिति, समय और जगह के हिसाब से हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण का ये बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, ऐसे में शरद पूर्णिमा महोत्सव पे इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में सूतक शुरू होने से पहले ही सब महोत्सव कार्य कर लिया जाएगा। वहीं श्री राधा रमन जी मंदिर वृंदावन और निम्बक संप्रदाय में ग्रहण होने से शरद पूर्णिमा महोत्सव अगले दिन 29 अक्टूबर को दिन रविवार को मनाया जा रहा है। तो ये देख लो, अब मैंने जगह इसीलिए बता दी आपको कि आपको पता चल जाएगा विभिन्न जगहों पे डिफरेंट तरह के वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अब एक प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं कि आप पर्सनली क्या कर रहे हो। तो हम पर्सनली अपने घर में सूतक शुरू होने से पहले ही सभी कार्य कर लेंगे, व्रत खोलने का काम, पूजा पाठ का, दान का, सत्यनारायण भगवान की कथा का और एक खीर बनाने का, ये सभी काम हम सूतक शुरू होने से पहले कर लेंगे। इस बार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण से चांद की रोशनी में खीर को शीतलता नहीं दी जा सकेगी। शरद पूर्णिमा पे पूजा अर्चना और जो भी बाकी काम होते हैं वो दिन में ही कर लो, ज्यादा उत्तम रहेगा। सूतक और ग्रहण के चलते ना तो ठाकुर जी को स्पर्श किया जा सकेगा और ना ही भोग की खीर बना सकेंगे। कार्तिक स्नान 28 अक्टूबर दिन शनिवार से शुरू होकर सोमवार 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाएगा। बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। अब कई लोग हमारे पास प्रश्न करते हैं कि कार्तिक की प्रतिपदा तिथि तो 29 अक्टूबर की है, तो 28 अक्टूबर से हम अपना स्नान क्यों शुरू करें। तो देखो, इस विषय पे मैंने पहले भी बताया है, दोबारा जवाब दे रही हूँ। 28 तारीख को जब हमारी अश्विन पूर्णिमा होती है, उसी दिन से हम सारे नियमों को ग्रहण करते हैं,
उसी दिन हम नियमों को शुरू करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन उन नियमों का समापन किया जाता है। ठीक है, अगर आप प्रतिपदा से शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा पे खत्म करोगे तो 30 दिन होंगे कहाँ, है ना, एक दिन कम रह जाएगा। इसी से हम पूर्णिमा तिथि से शुरू करके पूर्णिमा तिथि पे ही खत्म करते हैं। अगर मान लो आप कोई नियम ले रहे हो तो वीरवार से शुरू करके अगले वीरवार पे ही तो समापन करोगे, है ना। अब वो 8 दिन हो जाएगा, वो तो हफ्ते से ऊपर हो गया। अगर आप सोचो कि मैं वीरवार को कोई नियम शुरू करके और उसको बुधवार को उसका समापन कर दूं तो वो तो नहीं मान्य होगा, है ना। इस चीज का एग्जाम्पल हमें व्रत से भी मिलता है। जैसे कोई भी व्रत होता है, साप्ताहिक जो व्रत होता है, अगर सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो उसका उद्यापन भी सोमवार को ही करते हैं। अगर वीरवार का व्रत है उसका उद्यापन भी वीरवार को ही करते हैं। ठीक है, देखो नव विवाहित स्त्रियां कई बार जो होती हैं वो पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहती हैं, वो शरद पूर्णिमा से ही अपना व्रत को उठाती हैं, मतलब शुरू करती हैं। अच्छा, इसके अलावा शरद पूर्णिमा धन की देवी माता लक्ष्मी को भी समर्पित दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा को व्रत रखकर पूरी रात माता लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी योग नहीं होने के बाद भी उसे बहुत धन और वैभव मिल जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए रात में 3 शुभ मुहूर्त हैं। अच्छा, ये कौन कौन से मुहूर्त हैं? रात को 8:52 से 10:29 तक का बहुत शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 10:29 से 12:05 तक का है और चर सामान्य मुहूर्त 12:05 से 1:41 तक का है। रात में इन तीनों मुहूर्तों में आप कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनकर ना कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि सूतक काल में मंदिर के तो पट बंद कर दिए जाते हैं, देव दर्शन तो करे नहीं जाते हैं। तो देखो, ग्रहण काल में हम मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, है ना। सिर्फ हमें ऐसा नहीं कि मंदिर के पट खोल के दर्शन करके या जोत जगा के तब पूजा करनी होती है। आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हो या हवन कर सकते हो। देखो, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और फिर ग्रहण खत्म होने तक इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। सूतक काल में मंदिर के कपाट यानी द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ भी नहीं होता। हिंदू धर्म में सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान चाहे जितना भी जरूरी क्यों ना हो, घर से बाहर नहीं निकले, ना ही कोई ऐसा काम करे जिसमें नुकीली या धारदार चीजों का इस्तेमाल हो रहा हो। इससे गर्भ के भीतर बच्चे को परेशानी हो सकती है। सूतक काल का एक अहम नियम इनमें से ये भी है कि इस दौरान खाना पीना भी नहीं चाहिए। लोग ग्रहण खत्म होने तक उपवास करते हैं, लेकिन जो ये नियम है ये बीमार, बुजुर्गों और बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है। इन नियमों का पालन वो उनके लिए कंपलसरी नहीं है, तो वो अपने शरीर के हिसाब से करें। एक और चीज याद रखना, सूतक काल में तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए, ना ही तुलसी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सूतक शाम को 4 बजे लग जाएगा। तो कई लोग क्या करते हैं, जब दिन छुपता है उस समय तुलसी महारानी के ऊपर दीपदान करते हैं, तो वो हम नहीं कर देंगे। ठीक है, जो लोग अश्विन पूर्णिमा से अपना कार्तिक स्नान का नियम उठाएंगे वो शाम के समय अपने दीपदान का जो नियम है वो अगले दिन 29 अक्टूबर से उसको नियम को ग्रहण करेंगे। ठीक है, सुबह के समय आप दीपदान करोगे, आपका जो भी दीपदान का नियम है, तुलसी के पास दीपदान का नियम है, या आसमान में, आकाश में, खुले आकाश में दीपदान का नियम है, या आप चौराहे पे, गौशाला पे, कहीं भी अगर आप नियम उठा रहे हो कि मैं उधर जाके रोज शाम को दीपदान करूंगी, तो वो आप सूतक में नियम नहीं लोगे, वो अगले दिन 29 अक्टूबर से शुरू करोगे। देखो, ग्रहण शुरू होने से पहले खुद को शुद्ध कर ले। ग्रहण शुरू होने से पहले बहुत सारे लोग स्नान वगैरह भी करते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करें, मंत्र जाप करें, बहुत अच्छा होता है। चंद्र ग्रहण में दान करना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धि करें। ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर से स्नान करना चाहिए, ऐसा हमें बहुत शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। अब ये मत सोचना कि मैंने अभी तो ग्रहण शुरू होने से पहले करा, अब 1 घंटे बाद फिर नहाओ, ये बहुत ज़रूरी होता है।
ग्रहण शुरू होने से पहले अगर आप नहाओ या नहीं नहाओ, बट ग्रहण खत्म होने के बाद नहाना तो कंपलसरी होता है। ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का दल या कुशा डाल देते हैं ताकि वो शुद्ध रहे। देखो, एक बात समझो, ग्रहण काल में प्रकृति में बहुत तरह की अशुद्धताएं और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है। इसीलिए हमें ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। क्या है ये काम? ग्रहण काल में कैंची, सुई, चाकू या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोग इसको दकियानूसी मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो ग्रहण है ये तो साइंटिफिक है, बट बिलीव मी, मैंने प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जिन लेडीज ने इस बात को नहीं माना उन्होंने आगे बहुत भुगता है। ठीक है। एंड एक चीज समझ लो, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके ऊपर अपने साथ अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी है, और जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चे को होती है। ठीक है। तो बाद में पूरी जिंदगी बच्चा आपकी गलती को भुगतेगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, है ना। समझ लो इस बात को, साइंटिफिक है या नहीं है, या ये दकियानूसी है या अंधविश्वास है, ये सब चीजें आपको कभी ट्राई करनी हो तो सिर्फ अपने ऊपर करना जिसका इफेक्ट आपके ऊपर होता हो। ठीक है। बट कोई भी आपके द्वारा किया गया ऐसा काम जिससे बच्चे के ऊपर नुकसान होता है तो मैं आपको बोलूंगी भूलकर भी मत करना। पूरी जिंदगी आप भुगतोगे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहोगे। अपने एक्सपीरियंस में एक लेडी ने ऐसा ही सोचा था और उसने कैंची से कपड़े काटे थे और बेबी की टंग कटी हुई थी, 2 पार्ट्स में थी कट। तो अब इस चीज को आप होनी मान लो, जो मर्जी मान लो, बट ये प्रैक्टिकली में मैंने बहुत सारे जनों के साथ देखा है। तो प्लीज ध्यान रखना। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करते हैं, ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करते हैं, बट जब ग्रहण का समय चल रहा हो उस समय स्नान नहीं करते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ग्रहण को खुली आंखों से ना देखें। जो प्रेग्नेंट महिलाएं वो विशेष तौर पे ध्यान रखें। बाकी अगर मान लो जैसे मैं हूं, अगर मैं नहीं मानती इस चीज को और मैं देखती हूँ मुझे तो देखना है, तो आंखें खराब होगी, सिर्फ मेरी होगी। ठीक है। बट अगर मान लो मैं प्रेग्नेंट हूं तो मेरे बच्चे को भी उसका असर आएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। ग्रहण काल के दौरान गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए, कान्हा जी आपके साथ रहेंगे और गर्भ में बेबी की रक्षा वो करेंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।